नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो हजारों साल पुराना, लेकिन उसका असर आज भी हमारे और आपके जीवन पर बहुत गहरा है। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। कैसे उनकी एक बेहद निजी और आध्यात्मिक यात्रा ने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने पूरी भारतीय सभ्यता को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये वो विरासत है जिसे हम आज भी जी रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, पूरा राजपाट, सुख सुविधाएं, लेकिन वो सब कुछ त्याग देता है और फिर वही एकांतवासी सन्यासी आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप के लोकतांत्रिक और सामाजिक ढांचे का मुख्य वास्तुकार बन जाता है। ऐसा कैसे हुआ? एक अकेले इंसान ने इतना बड़ा बदलाव कैसे ला दिया? आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, फिर 4 पवित्र धाम, इस विरासत के अहम प्रतीक, बुद्ध की मूल शिक्षाएं, भारतीय समाज पर उनका जबरदस्त प्रभाव और अंत में आज के समय में इसका आधुनिक सामाजिक पुनरुत्थान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, ज्ञान प्राप्ति की यात्रा। अब देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो समय को लेकर अक्सर अलग अलग विचार होते हैं। आमतौर पर 563 ईसा पूर्व को बुद्ध का जन्म और 483 ईसा पूर्व को उनका निर्वाण वर्ष माना जाता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन कोटा वेंकटचलम जैसे कुछ विद्वान एक अलग ही टाइमलाइन देते हैं। उनके हिसाब से जन्म 1887 ईसा पूर्व में और निर्वाण 1807 ईसा पूर्व में हुआ था। खैर, हम यहाँ ये तय नहीं कर रहे हैं कि कौन सही है या गलत, लेकिन ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इतिहास की परतें कितनी गहरी और दिलचस्प हो सकती हैं। लेकिन साल चाहे जो भी रहा हो, सिद्धार्थ के जीवन का टर्निंग पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है। वो मशहूर 4 दृश्य। आप कल्पना कीजिए, एक युवा राजकुमार जो हमेशा महल की सुरक्षित दुनिया में रहा, वो अपने रथ पर निकलता है और अचानक उसका सामना जीवन की कठोर सच्चाइयों से होता है। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक शव और फिर एक बेहद शांत सन्यासी। बस उस एक पल ने उनकी पूरी दुनिया पलट दी। इंसानी दर्द और दुख को इतने करीब से देखकर उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें इस दुख से मुक्ति का रास्ता खोजना ही है। इसे ही हम महाविनिष्क्रमण या महान प्रस्थान कहते हैं। घर छोड़ने के बाद उन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की, शरीर सूखकर कांटा हो गया। लेकिन असली ज्ञान, असली आहा मोमेंट तब आया जब उन्होंने सुजाता नाम की महिला से खीर खाई और एक लोकगीत सुना। उस गीत के बोल वीणा के तारों के बारे में थे कि तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे संगीत ही न निकले। कमाल की बात है ना? बस यहीं से बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ अपनाया, जो उनके ज्ञान प्राप्ति का अस्थि जरिया बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, 4 पवित्र धाम। बुद्ध के जीवन की ये महान घटनाएं सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि भूगोल में भी दर्ज हैं। ये 4 जगह हैं: लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ; बोधगया, जहां उन्हें ज्ञान मिला; सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं; और कुशीनगर, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। माया देवी मंदिर से शुरू होकर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति तक, ये सिर्फ शहर नहीं है, ये उन अमूर्त विचारों के बहुत ही ठोस आधार हैं जो आज भी लाखों लोगों को शांति की राह दिखा रहे हैं। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, विरासत के प्रतीक। आप जानते हैं, प्राचीन समय में विचारों को सहेजने का सबसे शानदार तरीका क्या था? विजुअल्स या प्रतीक। बुद्ध के जीवन की इन 5 बड़ी घटनाओं को याद रखने के लिए खास प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे जन्म के लिए कमल या सांड, घर छोड़ने के लिए घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष, पहले उपदेश के लिए चक्र और महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप। इसे आप उस समय का एक विजुअल चीट शीट समझ लीजिए। प्राचीन कलाओं में विचारों को अमर करने का ये वाकई एक कमाल का तरीका था। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, बुद्ध की मूल शिक्षाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये विचार पूरे एशिया में इतनी तेजी से कैसे फैले, तो इसका जवाब बहुत आसान है: सरलता। उस दौर में वैदिक धर्म काफी जटिल हो चुका था, बहुत सारे कर्मकांड थे, पुजारियों का दबदबा था और आम इंसान के लिए उसे समझना थोड़ा मुश्किल था। ऐसे में प्रारंभिक बौद्ध धर्म ने एक बिल्कुल नया विकल्प दिया। कोई भारी भरकम अनुष्ठान नहीं, बिल्कुल सीधे साधे नियम, और वो भी आम लोगों की बोली जाने वाली पाली भाषा में। सबसे बड़ी बात, ये समाज के हर वर्ग के लिए खुला था। यही वो चीज थी जिसने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया। और इन शिक्षाओं को कैसे सहेजा गया? इसका एक बहुत बड़ा स्रोत है सुत्त पिटक।
ये त्रिपिटक का वो अहम हिस्सा है जिसमें बुद्ध के सारे संवाद और सिद्धांत मौजूद हैं। इसे 5 निकायों में बांटा गया है: दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। आप कह सकते हैं कि संवादों और बहसों का ये जो विशाल संग्रह है ना, यही वो मजबूत नींव है जिस पर सदियों से बौद्ध दर्शन की पूरी इमारत टिकी हुई है। हमारी चर्चा का 5वां पड़ाव है भारतीय समाज पर इसका व्यापक प्रभाव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभिक बौद्ध मठों का प्रशासन कैसे चलता था? ये जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने उस जमाने में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शुरुआत कर दी थी। मठ का प्रमुख कोई तानाशाही या मनोनयन से नहीं चुना जाता था, बल्कि बकायदा वोटिंग यानी मतदान होता था। जरा सोचिए, प्राचीन सन्यासियों के समुदाय में चुनाव। लोकतंत्र के कुछ सबसे शुरुआती मॉडल हमें यहीं देखने को मिलते हैं, है ना अद्भुत? और ये तो बस शुरुआत थी। समाज में जो बदलाव आए वो किसी क्रांति से कम नहीं थे। जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया गया, महिलाओं को भिक्षुणी बनाकर मठ में शामिल किया गया, जो उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। अशोक और कनिष्क जैसे राजाओं ने इन शिक्षाओं के जरिए पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया। और सबसे बढ़कर अहिंसा का सिद्धांत। यही वो सिद्धांत है जिसने सदियों बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भी नींव रखी। सच में इसका सामाजिक प्रभाव बहुत ही विशाल था। और अंत में छठा और आखिरी भाग, आधुनिक सामाजिक पुनरुत्थान। बुद्ध की शिक्षाओं का ये असर सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहा। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कथन बहुत कुछ कहता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उनके आदर्श किसी राजनीतिक विज्ञान या फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिए गए हैं, बल्कि उन्होंने ये सब सीधे अपने शास्त्रा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से ग्रहण किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस प्राचीन धम्म ने सीधे सीधे आधुनिक भारत के राजनीतिक और सामाजिक न्याय का ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हजारों साल पहले सत्य की खोज में निकले एक राजकुमार की आध्यात्मिक यात्रा आज के आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज की नींव रख सकती है, तो आज हम जो ज्ञान की खोज कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य के समाज को कैसे आकार देगी? ये संरचित विचारों और ज्ञान की वो ताकत है जिसकी लहरें सदियों बाद आज भी महसूस की जा रही हैं। इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।